नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक चालू होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन से। अब तक हमने फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन के बारे में हमने जाना, बेसिक इंफॉर्मेशन पार्ट 1 में। तो अब आगे इसको हम चलाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एसेंशियली Essentially, all the albumin and fibrinogen of the plasma proteins, as well as 50 to 80% of the globulins, are formed in the liver. लगभग सभी तरीके के अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स और ग्लोबुलिन्स ये सब लीवर में बनते हैं. The remaining globulins are formed almost entirely in the lymphoid tissues. बाकी के जो ग्लोबुलिन है वो सब lymphoid tissues में बनते हैं. तो ग्लोबुलिन इज अ पार्ट ऑफ अवर इम्यूनिटी, जैसे हमने आगे पार्ट 1 में समझा था उसी तरीके से ग्लोबुलिन इम्यूनिटी के लिए है. तो वो लिम्फो एल मीडिएटेड इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो है लिम्फोइड टिश्यू से जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है वो. बाकी एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है जो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है, जो एक लिम्फोइड टिश्यूज है. They are mainly the gamma globulin that constitute the antibodies used in the immune system. The rate of plasma protein formation by the liver can be extremely high, as much as 30 gram per day. Certain disease conditions cause rapid loss of plasma proteins. Severe burns that denude large surface areas of the skin can cause the loss of several liters of plasma through the denuded areas each day. तो काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन हाई लेवल पे लॉस होता है, रैपिड लॉस होता है. जैसे कि सीवियर बर्न्स, उसमें हाई प्लाज्मा प्रोटीन लॉस होता है. The rapid production of plasma proteins by the liver is valuable in preventing death in such states. ये जो लीवर का काम है स्ट्रेस में, यानी कि जब प्लाज्मा प्रोटीन हाई लेवल पे लॉस हो रहा है तो उन केसेस में लीवर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए लीवर में रैपिड प्लाज्मा प्रोटीन बनने की सिस्टम है जो इस स्टेट्स में डेथ को प्रिवेंट करने के लिए काम लगती है. Occasionally, a person with severe renal disease loses as much as 20 grams of plasma protein in the urine each day for months, and it is continually replaced mainly by liver production of the required proteins. तो काफी सारी रीनल जो डिजीज है, सीवियर रीनल डिजीज, स्पेशली सीवियर क्रॉनिक रीनल डिजीज, उसमें रोज का 20 ग्राम्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में लॉस होता है और काफी महीनों तक ऐसा लॉस होता रहे तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए लीवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बढ़ जाता है. इन द cirrhosis of liver, large amounts of fibrous tissue develop among the liver parenchymal cells, causing a reduction in their ability to synthesize plasma proteins. जब भी सिरोसिस ऑफ लीवर होता है तो उसमें फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाते हैं लीवर में. उसके ओरिजिनल टिश्यू जो सेल्स होते हैं लीवर के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहां पर फाइब्रस टिश्यूज आ जाते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, डेवलप एमंग द लीवर पैरेंचाइमल सेल्स कोजिंग अ रिडक्शन इन देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन. इसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज करने की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है. इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन धीरे धीरे लो हो जाता है और इसीलिए सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट में हमें कुछ टाइम के बाद फिर लॉस ऑफ वेट और इमेशिएशन हमें देखने को मिलता है. उनकी मसल एबिलिटी कम हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि मसल डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है. दिस लीड्स टू decreased plasma colloid osmotic pressure which causes generalized edema. इसकी वजह से इडेमा भी आज आने लगता है. जैसे सबको पता है सिरोसिस ऑफ लीवर में जनरलाइज्ड इडेमा आता है, असाइटिस डेवलप होता है.
Plasma proteins as a source of amino acid for the tissues. When the tissues become depleted of proteins, the plasma proteins can act as a source of rapid replacement. Indeed, wall plasma proteins can be imbibed in toto by tissue macrophages through the process of pinocytosis. Once in these cells, they are split into amino acids that are transported back into the blood and used throughout the body to build cellular proteins wherever needed. In this way, the plasma proteins function as a labile protein storage medium and represent a readily available source of amino acids whenever a particular tissue requires them. तो प्लाज्मा प्रोटीन एक एमिनो एसिड के सोर्स के रूप में है टिश्यू के लिए। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी एबनॉर्मल प्रोसेसेस चालू हो जाती है, तो जिसमें मैक्रोफेजिस आते हैं और उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उस पार्ट को, उस सेल्स को या सेल के स्ट्रक्चर्स को, तो उन केसेस में वापस उसको रिप्लेस करने के लिए, वापस उसको रीबिल्ड करने के लिए, सेलुलर प्रोटीन को रीबिल्ड करने के लिए ये जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें से एमिनो एसिड्स को एमिनो एसिड्स में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको सेल में भेजा जाता है और फिर सेल उसको यूज करता है अपने प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जब जब ऐसी जरूरत होगी, यानी कि कोई भी बीमारियां हो, तो उसकी हीलिंग में एमिनो एसिड हमारी प्लाज्मा में होना चाहिए, हमारे ब्लड में एमिनो एसिड्स रहना चाहिए या फिर प्लाज्मा प्रोटीन रहना चाहिए, उससे काम बन जाएगा। तो रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम ऑफ reversible equilibrium between the plasma proteins and the tissues. There is a constant state of equilibrium among the plasma proteins, the amino acids of the plasma and the tissue proteins. तो ये continuously एक equilibrium में चलता रहता है, जैसे आप फिगर में देखते हैं कि सेल के अंदर टिश्यू सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड जैसे ही अंदर जाते हैं तो प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन फिर वापस डिग्रेड होकर एमिनो एसिड्स बन के फिर वापस वो ब्लड में आ जाते, वापस ब्लड में आके वो प्लाज्मा प्रोटीन बनते। तो ये जो इम्बाइब्ड प्लाज्मा प्रोटीन है वो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल में होते हैं। वो जैसे ही जरूरत होती है, आरी सेल हमारी स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्प्लीन में प्लाज्मा प्रोटीन काफी हाई मात्रा में होता है, जब भी जरूरत होती है तो वो उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल होम्योस्टेसिस हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स एज वेल एज टिश्यू सेल्स के बीच में, ये एक इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल है वो कंटिन्यूअस एक स्टेट में बना रहता है। It has been estimated from radioactive tracer studies that normally about 400 grams of body protein are synthesized and degraded each day as part of the continual state of flux of amino acids. हर रोज हमारा 400 ग्राम प्रोटीन, बॉडी प्रोटीन लॉस होता है और उसकी जगह पे नया बनता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस ये एमिनो एसिड्स का फ्लक्स यानी कि एक प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से कुछ पार्ट लॉस होता है, जैसे 400 ग्राम ऑफ प्रोटीन लॉस हो जाता है, उसकी जगह पे नए 400 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। This demonstrates the general principle of reversible exchange of amino acids among the different proteins of the body. Even during starvation or severe debilitating diseases, the ratio of total tissue proteins to total plasma proteins in the body remains relatively constant at about 33 Gem 1.
तो ये कांस्टेंट रेशियो चाहे कितनी भी सीवियर डेबिलिटेटिंग डिजीजेस हो या स्टार्वेशन हो, ये मेंटेन रखता है बॉडी बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबल एक्सचेंज प्रोसेस of amino acids between plasma protein as well as tissue cells. Because of this reversible equilibrium between plasma proteins and the other proteins of the body, one of the most effective therapies for severe acute whole body protein deficiency is intravenous infusion transfusion of plasma protein within a few days. इसीलिए स्पेशली डेंगू फीवर में प्लाज्मा प्रोटीन देते हैं, तो वो डेंगू फीवर है, एचआईवी में भी प्लाज्मा प्रोटीन देते हैं और कुछ ऐसी प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली जो डिजीज होते हैं उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसफ्यूजन देते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्लाज्मा देते हैं बिकॉज क्योंकि ये उसकी डेफिशिएंसी को, बॉडी की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है उसको रिप्लेस कर सके और उसकी रिपेयरिंग प्रोसेस जो बॉडी अपने आप करने वाला है वो नेचुरली हो जाए, ऐसी ऐसी मानना है कन्वेंशनल मेडिसिन का। Within a few days or sometimes within hours, the amino acids of the administered protein are distributed throughout the cells of the body to form new proteins as needed. और कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में जो एडमिनिस्टर्ड प्रोटीन होता है उसमें से एमिनो एसिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक सेल्स में और नए प्रोटीन बनने का काम चालू हो जाता है जैसा जरूरत है वैसा। Essential and non-essential amino acids. 10 of the amino acids normally present in the animal proteins can be synthesized in the cells. 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी, हमारे सेल उसको बना देते हैं, एमिनो एसिड को ही हमारा सेल बना देता है। Whereas the other 10 जो 20 essential, non-essential and essential amino acids है उसमें से 10 तो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन 10 जो है दूसरे either cannot be synthesized or are synthesized in quantities too small to supply the body's needs. वो 10 ऐसे हैं जो सिंथेसाइज नहीं हो सकते या फिर वो काफी छोटी मात्रा में सिंथेसाइज हो रहे, जो जो हमारी बॉडी की नीड है उसके कंपैरिजन। The second group of amino acids that cannot be synthesized is called the essential amino acids. ये जो 10 एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती उतनी मात्रा में जितनी बॉडी को जरूरत है उसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहता है। क्योंकि वो एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अब वो उसको खाने से हमें लेना चाहिए। Use of the word essential does not mean that the other 10 non-essential amino acids are not required for the formation of proteins, but only that others are not essential in the diet because they can be synthesized in the body. क्यों essential है? क्योंकि ये बॉडी में हमारी डाइट में एसेंशियल है, ना कि बॉडी में उसकी जरूरत कम है, ऐसा नहीं। वो 20 एमिनो एसिड्स जो है वो जरूरी है, लेकिन 10 हमारी डाइट में होने ही चाहिए क्योंकि वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और दूसरे जो 10 है वो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, अगर हम खाने में नहीं लेंगे तो भी वो बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स depends mainly on the formation of appropriate alpha keto acids, which are the precursors of the respective amino acids. For instance, pyruvic acids, which is formed in the large quantities during the glycolytic breakdown of glucose, is the keto acid precursor of the amino acid alanine. जैसे ग्लूटामिन आप नीचे देख सकते हैं फिगर में, उसकी जो केमिकल प्रोसेस दिखाई है कि ग्लूटामिन प्लस पायरुविक एसिड ट्रांसअमाइनेज की वजह से अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड्स बनता है और एलानाइन साथ में रिलीज होता है, और ये एलानाइन जो रिलीज होगा वो वापस यूज हो जाएगा, और जो ये ग्लूटामाइन एंड पायरुविक एसिड आया वो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, यानी कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से वो आता है। Then by the process of transamination, an amino radical is transferred to the alpha keto acid and the keto oxygen is transferred to the donor of the amino radical.
not in this figure that the amino radical is transferred to the pyruvic acid from another chemical that is closely allied to the amino acids glutamine. Glutamine is present in the tissues in large quantities, and one of its principal functions is to serve as an amino radical storehouse. In addition, amino radicals can be transferred from asparagine, glutamic acid, and aspartic acid. Transamination is promoted by several enzymes, among which are the aminotransferases, which are derivatives of pyridoxine, one of the B vitamins B6 का एक डेरिवेटिव है अमाइनोट्रांसफरेजेस. वो एंजाइम ट्रांसअमाइनेशन को प्रमोट करता है. ट्रांसअमाइनेशन मीन्स जो अमाइन ग्रुप है उसको ट्रांसफॉर्म करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. तो जैसे ग्लूटामिन में वो अमाइन है, उसको उस अमाइन को अलग करके कीटो एसिड पायरुविक एसिड के साथ जोड़ के अल्फा कीटो एसिड बनाता है. तो वो B6 जो पायरिडॉक्साइन है उसमें अमाइनो ट्रांसफरेज करके एक एंजाइम होता है, वो ये काम करता है. विदाउट दीज विटामिन, इस विटामिन के बिना द अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड ओनली पुअरली एंड प्रोटीन फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसीड नॉर्मली. तो इसके ये अगर विटामिन नहीं है तो प्रोटीन पूरी तरह से अमीनो एसिड्स पुअरली सिंथेसाइज्ड होगा और उसकी वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन भी कम होगा, नॉर्मल लेवल पे वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा. यूज ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी. Once the cells are filled to their limits with stored protein, any additional amino acids in the body fluids are degraded and used for energy or are stored mainly as fat or secondarily as glycogen. This degradation occurs almost entirely in the liver and it begins with deamination. What is deamination? Deamination means removal of the amino groups from the amino acids. These occurs mainly by transamination, जैसे हमने आगे समझा, which means transfer of the amino group to some acceptor substance, which is the reverse to the transamination explained earlier in relation to synthesis of amino acids. तो वापस उस प्रोसेस को रिवर्स करना, ये है deamination. Greatest amount of deamination occurs by the following transamination schema. जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, उसके साथ एमिनो एसिड जुड़ के ग्लूटामिक एसिड बनेगा और अल्फा कीटो एसिड अलग से बनेगा. इसमें जब भी ग्लूटामिक एसिड से वापस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा तो उसमें NAD प्लस प्लस H2O रिलीज होगा और साथ में NAD या फिर NADH, H प्लस और NH3 रिलीज होगा, एमोनिया रिलीज होगा. तो जब भी अमाइनो एसिड में से वो उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो जब उससे रिलीज होगा तो वो रिलीज होके फिर ग्लूटामिक एसिड बनता है. नॉट फ्रॉम दिस स्कीमा that the amino group from the amino acid is transferred to alpha ketoglutarate acid, which then becomes glutamic acid. The glutamic acid can then transfer the amino group to still other substances or release it in the form of ammonia. In the process of losing the amino group, the glutamic acid once again becomes alpha ketoglutarate acid. So the cycle can be repeated again and again. To initiate this process, the excess amino acids in the cells, especially in the liver,
induce the activation of large quantities of aminotransferases, the enzymes responsible for initiating most deamination. तो जिन लोगों को ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस होता है, एमोनिया इज क्रिएटिंग ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस। जिन लोगों को ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस होता है, इन लोगों को हम विटामिन डी की डाइट हम दे सकते हैं, ताकि ये एमिनो एसिड डिग्रेडेशन, अमाइनो की जो डिग्रेडेशन हो रही है, डीअमाइनेशन हो रहा है, वो प्रोसेस कम हो जाए। तो आज हमारा इस आज के दिन का पार्ट हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यूरिया साइकिल के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि भाई यूरिया साइकिल में क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।